इनकम टैक्स के अंदर हमारा टॉपिक पीजीबीपी चल रहा है, प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। लास्ट क्लास में अपन ने सेक्शन 40A3 क्या 10,000 से ज़्यादा कैश नहीं दे सकते वरना डिसअलाउड होगा, सेक्शन 37(1) के अलाउंस और डिसअलाउंसेस पढ़े थे। अब मैं पढ़ रहा हूँ डिसअलाउंसेस इन केस ऑफ ऑल असेसी, सेक्शन 40A सेक्शन के अंदर क्लोज 1 और 1A डिस्कस करने जा रहा हूँ। टीडीएस का इश्यू आता है मेनली, टीडीएस। वैसे टीडीएस अगर इंटरेस्ट पे काटना है, रेंट पे काटना है और कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट पे काटना है तो आप प्रोफेशनल फीस पे काटना है तो ऐसा है, कंपनी, फर्म, गवर्नमेंट तो हमेशा ही काटते हैं, ऑलवेज ऑथराइज टू डिडक्ट टीडीएस या लाइबल टू ऑथराइज टू डिडक्ट टीडीएस, उनको तो टीडीएस काटना पड़ता है। अगर मैं इंडिविजुअल एचयूएफ की बात करूं तो ये तब टीडीएस काट सकते हैं इफ लाइबल टू डिडक्ट टीडीएस इफ देयर सेल इज ओवर 1 करोड़ या फीस ओवर 50 लाख पर annum ड्यूरिंग परसीडिंग प्रीवियस ईयर। जैसे मान लो कि प्रीवियस ईयर हमारा करंट चल रहा है 20-21, इसमें टीडीएस काटना है कि नहीं काटना ये डिसाइड करने के लिए पिछला साल प्रीवियस ईयर 1920 में देखो क्या उनकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है या फी उनको आती है और फीस आती है 50 लाख से ज़्यादा आई है। मान लो एक डॉक्टर साहब ने किसी को रेंट दिया 5 लाख रुपए साल का, रेंट दिया 5 लाख साल का, 240 से ऊपर रेंट हो तो टीडीएस का प्रोविजन है 20,000 रुपये महीना, 194 आई। इसके लिए तो टीडीएस का पूरा चैप्टर है, रेंट पे टीडीएस कटता है। अगर रेंट का सेक्शन है 194 आई, बहुत आगे जाके पढ़ेंगे। अगर 20,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से साल का 240 से ऊपर रेंट हो बिल्डिंग का प्लॉट का तो कितना टीडीएस कटता है, इसके ऊपर 10% टीडीएस कटता है, टीडीएस 10%। प्लांट एंड मशीनरी के रेंट पे 2% का रूल है, 2% टीडीएस अगर रेंट 240 से ज़्यादा हो। तो ये तो आप सेक्शन जब आप टीडीएस का चैप्टर पढ़ोगे तो जान लोगे कि रेंट पे टीडीएस अगर किराया 20,000 रुपये महीना यानी साल के 240 से ज़्यादा हो तो टीडीएस कटता है 10%, बिल्डिंग फर्नीचर पे, मशीन के किराए पे 2% कटता है। कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट, कॉन्ट्रैक्टर्स पेमेंट आप दे रहे हो, इसका सेक्शन है 194C। अगर ओवर 1 लाख पर annum दे रहे हो, साल में लाख रुपए से ज्यादा कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हो तो टीडीएस काटना है 1% या 2%। कंपनी है तो 1%, इंडिविजुअल एचयूएफ वगैरह है तो 1%। टीडीएस ऑन पेमेंट टू अगर आपने पेमेंट किसी इंडिविजुअल एचयूएफ को दी तो 1% टीडीएस काटना, अगर किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट दी तो 2% काटना। मान लो मैं किसी कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूं और उसको मैं 2 लाख रुपए साल के दे रहा हूं तो 2 लाख पे वो कॉन्ट्रैक्टर बनता सिंह है, इंडिविजुअल बनता सिंह का टीडीएस 2 लाख पे 1% 2,000 काटूं के ना काटूं, इसके लिए आपको देखना है क्या मेरी ऑडिट होती है, और ऑडिट भी 44AD वगैरह नहीं, कौन से सेक्शन में, या तो मेरी सेल बीते साल 2019-20 में प्रीसीडिंग द करंट प्रीवियस ईयर मेरी सेल दुकान की 1 करोड़ से ऊपर हो साल की, या मैं प्रोफेशनल हूं, मैं तो रियल में प्रोफेशनल हूं तो मुझे मेरी सेल नहीं होती, मुझे क्या आती है फी, मेरी फी 50 लाख से ऊपर हो देन आई एम ऑथराइज टू डिडक्ट टीडीएस, वरना मैं टीडीएस नहीं काटूंगा। पहले तो ये देखो क्या मेरी टर्नओवर इस सीलिंग के ऊपर है, अगर मैं इंडिविजुअल एचएफ हूं है तो टीडीएस काट सकता हूं। फिर इन सेक्शन की अपनी सीलिंग है, 194C कहता है कि साल का 1 लाख से ऊपर हो तो ही काटना, है ही कोई 10-20 हज़ार रुपये तो टीडीएस नहीं काटना। किराया 194I में 240 से ऊपर हो तो काटना, मशीन का 240 से ऊपर हो तो 2% काटना, और अगर बिल्डिंग है तो कितना काटना, 10% काटना। पहले तो आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। फिर सेक्शन के अंदर की सीलिंग 194J प्रोफेशनल फीस,
जैसे किसी सीए को ऑडिट फीस दे रहे हो, किसी अकाउंटेंट को फीस दे रहे हो, ओवर 30,000, साल में टोटल 30 से ज्यादा दे रहे हो तो टीडीएस काटोगे कितना, 10%। कोई मुझे फीस दे रहा है ऑडिट की फीस 50,000 रुपये, मेरे से पूछता है सर मैं आपका टीडीएस काटूं, मैं कहा तू काट सकता है तो काट ले टीडीएस। वो कह सर क्यों मजाक करते हो, मैं फंस जाऊंगा सर, आप बताओ मैं आपका टीडीएस डिडक्ट करूं कि ना। मैंने कहा कर ले भाई, तू तो 1 करोड़ से ऊपर वाला एसएससी है पिछले साल, या फीस तेरी 50 लाख से ऊपर है, यू आर लाइबल टू डिडक्ट टीडीएस, और तू मुझे 30,000 से ऊपर की फीस दे रहा है तो काट ले 10% टीडीएस। ये रूल हैं कुछ। इंटरेस्ट पे भी टीडीएस काटते हैं, जैसे बैंक वाले, और मंडी में हम किसी को लोन दे देते हैं तो 5,000 से ऊपर अगर इंटरेस्ट देते हो तो टीडीएस काटना है 10%। अगर मंडी में हम कोई बैंक वालों को लोन ले रखा है, बैंक से मैंने बैंक वालों को इंटरेस्ट पे करूं तो मैं बैंक वालों का टीडीएस नहीं काट सकता, मेरे पास पार नहीं है बैंक वालों का। बैंक वाले काटते हैं हमारा 10% टीडीएस अगर इंटरेस्ट एक लिमिट से ज़्यादा हो। बैंक वाले तो खैर 40,000 से ऊपर इंटरेस्ट होना एफडी वगैरह का तो काटते हैं। पर हम मंडी में किसी को लोन दे दें, अगर आपने किसी को पर्सनल लोन दे रखा है, पर्सनल लोन मार्केट में दे रखा है और इंटरेस्ट साल के 5,000 से ज़्यादा बनता है, 5,000 पर एनम से ज़्यादा बनता है, तो उस पर टीडीएस काटेगा सामने वाला 10%। जैसे मान लो मंडी पे मैंने किसी को लोन दे रखा है 4 लाख रुपए, उसका इंटरेस्ट 40,000 बन गया तो वो 40,000 में क्या काटेगा, टीडीएस 10%, बाकी पेमेंट देगा। 40,000 में क्या कटेगा, वो टीडीएस काटेगा 10%। क्लियर। लेकिन वो कटेगा कब, जब वो इस केस में फॉल करेगा। और अगर आप टीडीएस नहीं काटते तो क्या होगा, दिक्कत आने वाली है। काटना था, टीडीएस नहीं काटा, उस केस में अगर आप इंडिया के आदमी को पेमेंट दे रहे हो तो 30% एक्सपेंडिचर आपका क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। सुनना कैसे, मान लो मैं कहता हूं कि एक्स लिमिटेड नाम की कंपनी है, एक्स लिमिटेड कंपनी पेड रेंट टू मिस्टर राम, साल का 5 लाख रुपए रेंट दे रही है, तो टीडीएस कितना काटना चाहिए, 5 लाख का रेंट पे 10% 50,000 काटना चाहिए कि नहीं काटना चाहिए। और काट के रिटर्न की डेट तक जमा भी करवाओ, टू बी डिपोस्टेड विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। वैसे तो टीडीएस की डेट होती है हर महीने का टीडीएस अगले महीने की 7 तारीख तक, लेकिन लेट हो जाओगे तो इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। लेकिन रिटर्न की डेट तक भरा ही नहीं तो डिसअलाउड, 30% डिसअलाउड हो जाएगा। यानी आपको टीडीएस रिटर्न की डेट तक जमा करवाना था तो आपको या तो टीडीएस नॉट डिडक्टेड बाय कंपनी, या तो कंपनी ने काटा ही नहीं, या फिर केस क्या है, टीडीएस डिडक्टेड बट नॉट डिपोस्टेड विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अप टू फाइलिंग ऑफ रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं जमा करवाया तो आपने टीडीएस नहीं जमा करवाया ना भैया, 5 लाख का 50,000 रुपये डिडक्ट करके उस बंदे को 4.5 देने चाहिए थे और 50,000 इनकम टैक्स में जमा करवाना चाहिए था। लेट हो गए, हर महीने का अगले महीने की 7 तारीख तक जमा होता है, मार्च वाला 30 अप्रैल तक होता है, ये रूल है। ये तो टीडीएस का चैप्टर पढ़ेंगे तो जानोगे। जैसे अप्रैल में काटा तो मई 7 तक करवा दो, मई वाला 7 जून तक, जून वाला 7 जुलाई, ऐसे अप्रैल वाला 30 अप्रैल तक, उसमें टाइम ज़्यादा मिलता है। चलो, लेकिन नहीं काटा, लेट हो गए, नहीं जमा करवाया तो लेट जमा करवा दो, इंटरेस्ट के साथ करवा दो, पर करवा दो, नहीं करवाया तो अब क्या होगा, इस कंपनी को आपका रेंट डिसअलाउड, या इसको कह दो टू बी एडेड बैक टू नेट प्रॉफिट। जो आपका प्रॉफिट है उसमें वापस जोड़ दो, कितने, 5 लाख का 30%, 1.5 लाख रुपए क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा, प्रॉफिट में जुड़ जाएगा। पूरा खर्चा है ना रेंट खर्चे का, रेंट एक्सपेंस का 30% खर्चा डिसअलाउड, यानी आप P&L में लिखा 5 तो 1.5 वापस जुड़ जाएगा, 3.5 ही अलाउड होगा, बस 3.5 लाख ही अलाउड होगा, 3.5 लाख अलाउड होगा। 5 लाख का 30%, 1.5 लाख डिसअलाउड हो जाएगा। और अगर ये लेट जमा करवाए तो अगले साल अलाउड हो जाएगा। इफ डिपोस्टेड लेट
आफ्टर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न will be allowed to be debited। इसको P&L में डाल सकते हो नेक्स्ट ईयर। जब आप इनकम टैक्स में TDS जमा करवा दोगे तब खर्चा 1.5 लाख डाल लेना। अभी तो ये क्या कर देंगे, डिसअलाउड कर देंगे। सही है। एक और बात, अगर TDS जमा करवाना था कम जमा करवाया तो गलत बात है भाई, पूरा क्यों नहीं। आपने 5 लाख का 50 करना था, आपने टू बी डिपोजिटेड विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अप टू फाइलिंग ऑफ रिटर्न। तो ये कहता है जी इन्होंने डिपॉजिट किया, डिपॉजिटेड कितना किया, सिर्फ 40,000 किया। गलत बात है। 40,000 तो 10% के हिसाब से 4 लाख का बनता है, आपने 40 क्यों किया। मतलब TDS रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड, रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एंड डिपॉजिटेड। TDS कितना काटना चाहिए और कितना जमा करवाना चाहिए, 50। डिडक्टेड एंड डिपॉजिटेड करवाया 40, कम करवाया 10,000 पे लेस डिडक्टेड एंड डिपॉजिटेड 10,000। तो आपको जी एक्सपेंडिचर डिसअलाउड कितना भाई, 4 लाख रुपए अलाउड होगा तुम्हें। 40,000 10% का रेट है, तो 5 लाख में से तुम्हारा 40,000 को 10% से डिवाइड करो तो 4 लाख बनता है। तो 5 लाख माइनस 4 लाख, 1 लाख रुपए क्या है एक्सेस अमाउंट जिस पे नहीं काटा, उसका 30%, 30,000 पे खर्चा क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। यानी आपने 4 लाख पे तो TDS काट के जमा करवा दिया, लाख रुपए पे नहीं करवाया, उस 1 लाख का 30% क्या हो जाएगा, डिसअलाउड, आपके प्रॉफिट में जुड़ जाएगा। कल को रिटर्न की डेट के बाद जमा करवाया तो उस साल वापिस 30,000 पे खर्चे में अलाउ कर देंगे। तो ये रूल है। इंडिया में तो नॉर्मली यही रूल है। इंडिया के किसी आदमी को इंटरेस्ट दे दिया बिना TDS काटे, रेंट दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट दे दी, प्रोफेशनल को फीस दे दी बिना TDS काटे, या काटा पर जमा नहीं करवाया रिटर्न की डेट तक, तो सारे खर्चे का 30% डिसअलाउड हो जाएगा। और ये कब अलाउ हो जाएगा, जब जमा करवाओगे तब अलाउड हो जाएगा, बेकार तब भी नहीं जाएगा। चलो, तो सेक्शन 40A जो है बेसिकली TDS काटने और जमा करवाने से रिलेटेड है। TDS काटो एंड टू बी डिपोजिटेड, वो जमा करवाने की बातें करता है TDS की। तो क्या कहता है 40A। नॉन रेजिडेंट में थोड़ी सी कहानी अलग है पढ़ना। नॉन रेजिडेंट में वहां 30% नहीं, वहां सारे डिसअलाउड। जैसे फॉरेनर को रेंट देना है मशीन का, TDS नहीं काटा तो 100% ही क्या हो जाएगा, डिसअलाउड, 30 की जगह। ओके, पढ़ना। पेमेंट मेड टू नॉन रेजिडेंट, सेक्शन 40A को आगे पार्ट में डिवाइड कर दिया। 40A1 पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट, उनको पेमेंट की बात कर रहा है 40A1। कहता है कोई इंटरेस्ट, फीस, टेक्निकल सर्विस या कोई और चार्जेस अगर फॉरेनर को इंडिया के बाहर पे किए या फॉरेन की कंपनी को दिए तो ये एक्सपेंस सारा डिसअलाउड हो जाएगा इस साल करंट ईयर 2021 में। और अगर लेट जमा करवाओगे तो उस साल अलाउड होगा। कहता है सच टैक्स आफ्टर डिडक्शन हैज नॉट बीन पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और सब्सिक्वेंट ईयर रिटर्न की ड्यू डेट के बाद, इन केस ऑफ टैक्सेस डिडक्टेड इन एनी सब्सिक्वेंट ईयर एंड हैज बीन डिडक्टेड इन प्रीवियस ईयर, पर जमा रिटर्न के बाद करवाया, सच सम शैल बी अलाउड एज डिडक्शन इन कंप्यूटिंग द इनकम इन दैट प्रीवियस ईयर। मतलब सीधी सी बात है, अगर नॉन रेजिडेंट को 2 पेमेंट है यहाँ, कोई फी, कोई रेंट, कोई इंटरेस्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट, अगर आपने TDS नॉट डिडक्टेड है या TDS डिडक्टेड बट नॉट पेड है अप टू ITR इनकम फाइलिंग, तब तक जमा नहीं करवाया तो 100% एक बार क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। इंडियन आदमी रेजिडेंट के लिए तो 30% डिसअलाउड होता है ना, तो नॉन रेजिडेंट के लिए तो क्या हो जाएगा 100% डिसअलाउड, लेकिन विल बी अलाउड, पूरा अलाउड, विल बी अलाउड 100% अलाउड हो जाएगा इफ TDS डिपोजिटेड नेक्स्ट ईयर।
जब जिस साल जमा करवा दोगे उस साल अलाउड हो जाएगा। यानी एक बार तो पूरा, मान लो फॉरेनर को रेंट दे दिया 4 लाख रुपए पूरा बिना टीडीएस काटे, टीडीएस काटना था नहीं काटा, 4 का 4 प्रॉफिट में जोड़ दो। लेट जमा करवाओगे या नेक्स्ट ईयर जमा करवाओगे तो अगले साल फिर खर्चे में डाल देना। इंडिया का केस होता तो 30% डिसअलाउड होता, फॉरेन के केस में कितना डिसअलाउड हो रहा है? फॉरेन के केस में 100% डिसअलाउड हो रहा है। 40A1 की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये 40A1 की डिस्कशन कर रहा है। अब ये कह रहा है नॉन रेजिडेंट को क्या दे दी? सैलरी पेड टू नॉन रेजिडेंट विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस, टीडीएस काटे बिना दे दी तो ये 40A3 में जाती है। और कहता है होल 100% डिसअलाउड, ये पूरा वापिस सैलरी का अमाउंट जोड़ दो, एंड विल नॉट बी अलाउड इन एनी ईयर, अलाउड इन एनी केस, इन एनी केस इन फ्यूचर। बड़ा जबरदस्त पॉइंट है। फॉरेनर को सैलरी दो ना तो 40A1 नहीं, 40A3 है। 40A3 कहता है जी फॉरेनर को सैलरी दो तो खबरदार टीडीएस ना काटा, तो टीडीएस नहीं काटा तो सारी सैलरी डिसअलाउड, और लेट काट के जमा करवाओगे तब भी अलाउड नहीं होगी। यानी इंटरेस्ट, रेंट, फी वगैरह में तो मैं क्या कह रहा हूं, मशीन का किराया, बिल्डिंग का किराया फॉरेनर को बिना टीडीएस काटे दे दिया, 30 नहीं 100% डिसअलाउड। लेट जमा करवाओगे टीडीएस उस वक्त सारा 100% अलाउड तो हो जाएगा। लेकिन सैलरी में नहीं काटा ना टीडीएस, या काट के जमा नहीं करवाए रिटर्न की डेट तक, तो बेकार खर्चा, सैलरी वापस जोड़ो प्रॉफिट में, और कल को टीडीएस जमा करवाने पे भी अलाउड नहीं होगी। यानी सैलरी पे रूल थोड़ा सा क्या हो गया, स्ट्रिक्ट रूल हो गया। सैलरी पे रूल स्ट्रिक्ट है भैया, फॉरेनर को सैलरी दो तो टीडीएस काटो, नहीं काट के जमा करवाया तो डिसअलाउड, हमेशा के लिए डिसअलाउड, फ्यूचर में भी अलाउड नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर भी अलाउड नहीं होने वाला। ये चीज याद रखो, नेक्स्ट ईयर भी अलाउड नहीं होगा। हो जाएगा ये क्लियर? तो 40A1 और 40A3 सेक्शन। अब आ जाओ पेमेंट मेड टू रेजिडेंट, इसी में 40A1A पेमेंट टू रेजिडेंट। अब वो मैं आपको बता ही चुका हूं क्या, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो इंटरेस्ट हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट हो, चाहे वो रेंट हो, चाहे वो प्रोफेशनल फीस हो, एटसेट्रा, इन सब में एक ही रूल है कि इफ टीडीएस नॉट डिडक्टेड या और डिडक्टेड बट नॉट डिपॉजिटेड अप टू आईटीआर ड्यू डेट, आईटीआर की ड्यू डेट तक पे नहीं किया तो 30% क्या हो जाएगा, डिसअलाउड, 30% डिसअलाउड हो जाएगा। यानी ये वापस ऐड हो जाएगा जब पे करोगे तब। यहां सैलरी हो तब भी एक ही बात है, बाकी चीजें यहां पे नॉन रेजिडेंट में सैलरी का तो कभी अलाउड नहीं, बाकियों का 100% डिसअलाउड। यहां पे 30% डिसअलाउड होगा, बट अलाउड इन द ईयर ऑफ टीडीएस डिपॉजिट। जब टीडीएस जमा करवाओगे उस साल अलाउड हो जाएगा। तो रेजिडेंट में तो 40A1 ने यही कहता है कि सैलरी हो, रेंट हो, टीडीएस काटा नहीं काटा तो रिटर्न की डेट तक जमा नहीं करवाया तो भैया 30% डिसअलाउड होगा, जब जमा करवा दोगे तब अलाउ हो जाएगा। ठीक, तो ये रूल है, बेकार नहीं जाएगा। क्लियर? तो जब असेसी टीडीएस डिडक्ट नहीं करता और वो असेसी लेट करवा दे कोई दिक्कत नहीं, डीम टू बी असेसी इन डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा, करवा देना बस ये है, जमा होने से डिपार्टमेंट को मतलब है। ठीक है, लेट करवाया चाहे बल कल को एक्शन ले लिया आपने, खुद नहीं करवाया तो यू कैन बी ट्रीटेड एज असेसी इन डिफॉल्ट। असेसी इन डिफॉल्ट मानते हुए खर्चा तो डिसअलाउड होगा ही होगा, आपकी जेब से एक्शन लेके सरकार टैक्स का अमाउंट निकलवा सकती है। एक होता है खुद लेट हो गया पर खुद जमा करवा दिया डिपार्टमेंट के एक्शन से पहले, तो यू विल नॉट बी डीम्ड एज असेसी इन डिफॉल्ट। ये चीज है, असेसी इन डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा।
वैसे ही नीचे बता रहा है इंडिविजुअल एचयूएफ एलिजिबल कब है, जब टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर हो सेल या फीस 50 लाख से ऊपर हो पिछले साल। पिछले साल का मतलब 20-21 में टीडीएस काटना है कि नहीं, उसके लिए 19-20 की टर्नओवर या फीस देखनी है। पर कंपनी फर्म हमेशा ही टीडीएस काटती हैं, ये टीडीएस काटना है या नहीं इसका पंगा इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए है। तो ध्यान रख लोगे 3 सिचुएशन, इंटरेस्ट, रेंट, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट, इस पे तो रूल क्या है, फॉरेनर के लिए टीडीएस काटो, नहीं काटा तो 100% डिसअलाउड, जब काटोगे जमा करवाओगे तब अलाउड हो जाएगा। लेकिन ये सैलरी जो नॉन रेजिडेंट को देनी है, अगर आपने टीडीएस नहीं काटा तो नॉन रेजिडेंट को पूरी सैलरी दे दी तो डिसअलाउड, कल को जमा करवाने पे भी अलाउड नहीं होगा। लेकिन रेजिडेंट आदमी को पेमेंट दे रहे हो तो वो सैलरी हो चाहे बाकी चीज़ें हो, रेंट, इंटरेस्ट, ये 30% डिसअलाउड होंगी, कल को जमा करवाने पे 30% ये अलाउड हो जाएंगी, ये चीज़ कहता है। तो देखें इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, देखो कह रहा है डीएलएफ लिमिटेड ने ये डिटेल दी। तो डीएलएफ लिमिटेड तो क्या है, फिर कंपनी है और कंपनी तो टीडीएस काटती ही है, इसको तो पिछले साल की टर्नओवर नहीं देखनी। पर वो रिस्पेक्टिव सेक्शन जैसे कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट लाख से कम हो तो नहीं कटता टीडीएस, या उसमें भी कंडीशन होती है कि इंडिविजुअल पेमेंट भी 30,000 का रूल होता है। चलो वो रिस्पेक्टिव सेक्शन, जैसे रेंट 240 से कम हो तो नहीं कटता, प्रोफेशनल का 30 से कम नहीं कटता, वो अलग इशू है। चलो, रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग लैंडलॉर्ड अजेंदर को दिया 3 लाख रुपए 5 फरवरी 21 को, और टीडीएस वाज नॉट डिडक्टेड ऑन द पेमेंट, टीडीएस कटा ही नहीं। अच्छा, कंपनी ने रेजिडेंट को दिया ना, पेमेंट टू रेजिडेंट है अजेंदर, रेंट दिया है तो कितना डिसअलाउड होगा, विदाउट टीडीएस अमाउंट पेड। अगर आपने बिना टीडीएस काटे अमाउंट दे दिया तो डिसअलाउड अमाउंट कितना आ जाएगा। तो आपने कितनी पेमेंट दी है ये बताओ, आपने पेमेंट दी है 3 लाख का 30% कितना डिसअलाउड हो जाएगा, 90, आपके प्रॉफिट में वापस जुड़ जाएगा। सही है, आगे चलो। सेकंड, टीडीएस ऑन सैलरी पेमेंट टू रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। तो पेमेंट ऑफ सैलरी टू रेजिडेंट को अगर आपने सैलरी दी और विदाउट टीडीएस दी तो कितना डिसअलाउड होगा, विदाउट टीडीएस तो 6 लाख का 30% डिसअलाउड होगा, कितने रुपए, 180। और अगर आपने पेमेंट ऑफ सैलरी टू नॉन रेजिडेंट है विदाउट टीडीएस, नॉन रेजिडेंट को बिना टीडीएस काटे पेमेंट दे दी तो कितना डिसअलाउड होगा, 13 लाख का 100%। और ये कभी फ्यूचर में भी अलाउड नहीं होने वाला, 13 लाख का 13 लाख डिसअलाउड होगा, कभी फ्यूचर में भी अलाउड होने वाला नहीं। ये बात मैंने 40A3 में आपको बोली थी, ये फ्यूचर में भी अलाउड नहीं होगा। और जबकि इंडिया का केस 40A1A में तो ये है कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको 30% ही डिसअलाउड होगा, रेजिडेंट आदमी का टीडीएस नहीं काटा तो, और फ्यूचर में दोगे तो अलाउड हो जाएगा। नॉन रेजिडेंट में पंगा है सारा। चलो नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, ये कह रहा है ऑडिट फीस 2 लाख रुपए दी किसी CWP कंपनी है सीए की, कब दी, 30 नवंबर कर लो, 30 नवंबर 2020 को, क्योंकि 31 का तो महीना होता ही नहीं नवंबर, तो 30 नवंबर 20 को टीडीएस 5,000 रुपये जमा करवाया, और वो भी बड़ी लेट करवाया, 3/12/20 को, बहुत लेट हो गए। देखो ऐसा है, अच्छा 3/12/20 को करवा दिया ना, अच्छा, तो ऑडिट फीस कितनी दी है, ये क्वेश्चन में देखो, ऑडिट फीस पेड कितनी दी आपने, ऑडिट फीस 2 लाख, टीडीएस रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड, कितना टीडीएस काटना चाहिए, 2 लाख का 10% 20,000 रुपये काटना चाहिए। टीडीएस डिडक्टेड एंड डिपोजिटेड, दिसंबर में ही करा दिया, कितने रुपए, 5। तो टीडीएस नोट डिडक्टेड एंड डिपोजिटेड, जो नहीं करवाया वो कितने रुपए है, 15,000। तो यानी कि सीधी सी बात है, अगर मैं रेशो की बात करूं 25 और 75% बनता है, 25% करा दिया, 75% नहीं करवाया, तो अमाउंट डिसअलाउड कितना हो जाएगा, डिसअलाउड कितना, 2 लाख का आपने 25% करवाया, 75% नहीं करवाया, यानी 1.5 लाख पे टीडीएस नहीं करवाया, सीधी सी बात है, उसका 30% डिसअलाउड हो जाएगा 45,000 रुपये।
ठीक है, 45,000 रुपये क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। सही है, क्योंकि आपने 25% टीडीएस काट के जमा करवा दिया रिटर्न से पहले पहले, लेकिन 75% नहीं करवाया ना, तो जो नोट डिपॉजिट है उसी का 30% डिसअलाउड होगा। ओके, पॉइंट नंबर 4 पे आ जाओ। क्या कहता है, कहता है पेमेंट दी ताज इंडिया लिमिटेड को, ये होटल भी चलाते हैं ताज वाले, फरवरी 21 में दी 6 लाख रुपए, कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, एम्प्लॉइज की गेट टुगेदर की, टैक्स जो है 7 मार्च 21 को 12,000 जमा करवाया। तो भैया कॉन्ट्रैक्ट है किसी कंपनी को, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट टू कंपनी, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट टू कंपनी है ये, तो कितना टीडीएस की रेट होती है 2%, कंपनी को फर्म को 2, इंडिविजुअल एचयूएफ को 2 तो 1, तो टीडीएस रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड, रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड, कितना टीडीएस काटना चाहिए आपको, कितनी पेमेंट की आपने, आपने पेमेंट की है 6 लाख, उसका 2% 12,000 रुपये टीडीएस काट के जमा करना चाहिए। तो कितना किया इन्होंने, 12 जारी किया 7 मार्च 21 को, सही तो है, फिर क्या गलत है, प्रॉपर है, कोई डिसअलाउड नहीं, नो डिसअलाउड, नो डिसअलाउंस, कोई डिसअलाउंस नहीं है, सब कुछ सही है यहाँ पे। ओके, 5th पॉइंट क्या कहता है, कहता है इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड फ्रॉम सिस्टर कंसर्न सुजाता पब्लिकेशन से 10 लाख का लोन लिया और 30 नवंबर 20 को आपने इंटरेस्ट उसका क्रेडिट किया। अच्छा, लोन ले रखा था किसी कंपनी से, उसको 10 लाख का इंटरेस्ट दिया है, तो 10 लाख का 10% टीडीएस काटना चाहिए और 1,05,000 काटे बैठे हैं फालतू, एक्सेस टीडीएस डिडक्टेड, एक्सेस टीडीएस डिडक्टेड। सरकार कह रही है बंदा सही है, कम नहीं काटना, ज़्यादा काटा है तो क्या दिक्कत है, सामने वाला गाली देगा जिसका फालतू काटा है। सरकार को क्या, इनकम टैक्स तो बढ़िया खुश है, तो थोड़ा ज़्यादा आ गया, वापस मांग लेगा जिसने मांगना है, एक बार तो आ गया। तो फालतू काटने में दिक्कत नहीं, तकलीफ कम काटने में एक्शन तब होता है। 1 लाख काटना चाहिए, 10 लाख का 10%, 1,05,000 काटा हुआ आपने, तो गलत काटा हुआ है, सही है ये। क्लियर, इस तरह से समझ आई कहानी कि क्या ये सारा इसी का सारा किया धरा है, ये वाला जो पॉइंट है 40A1, 40A3, 40A1A, रेजिडेंट का 40A1A, नॉन रेजिडेंट का 40A1 है या 40A3 है, और रेजिडेंट का 40A1A है। और रूल बताया सैलरी में ज़्यादा फर्क है, बाकी रूल सेम है, बस उसमें क्या 100% डिसअलाउड, इसमें 30, जब पे करोगे तब अलाउड, सैलरी वाला नॉन रेजिडेंट का कभी अलाउड नहीं होगा, वहाँ फर्क है थोड़ा सा। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 पे आना। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहे हैं, मैसर्स ममता लिमिटेड फर्निशेस द डिटेल ऑफ फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। 2021 में ममता लिमिटेड ने क्या डिटेल दे दी, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट 3 लाख रुपए, कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट 3 लाख रुपए हुई है, कंपनी देखो ममता लिमिटेड है ये, यानी कि कंपनी, ऑलवेज लाइबल टू डिडक्ट टीडीएस, ऑलवेज लाइबल टू डिडक्ट टीडीएस। अगर उस सेक्शन में अमाउंट एक्सीड कर गया तो हमेशा लाइबल है। फर्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट 3 लाख रुपए की, टीडीएस नहीं काटा तो सेक्शन 40A1A लग जाएगा, टीडीएस नहीं काटा तो अमाउंट डिसअलाउड कितना होने वाला है, डिसअलाउड होने वाला है, टीडीएस नहीं काटा कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट पे तो 3 लाख का 30%, 90,000 रुपये आपके प्रॉफिट में वापस जुड़ने वाले हैं, ये अमाउंट डिसअलाउड होने वाला है। ए पॉइंट। बी पॉइंट कह रहा है सैलरी टू रेजिडेंट, सैलरी टू रेजिडेंट टीडीएस काटा के नहीं काटा, सैलरी टीडीएस नॉट डिडक्टेड, टीडीएस नॉट डिडक्टेड, टीडीएस नहीं काटा तो डिसअलाउड अमाउंट कितना होने वाला है, रेजिडेंट है ना, नॉन रेजिडेंट होता तो 100% डिसअलाउड हो जाता, रेजिडेंट है तो 15 लाख का 30%, और जब जमा करोगे तब अलाउड, नॉन रेजिडेंट की सैलरी का तो कभी भी अलाउड नहीं होगा फ्यूचर में भी। सी, रेंट पेमेंट है, रेंट पेड कितने रुपए का, 12 लाख का, और टीडीएस काटा 31/12/20 को और पेमेंट जमा करवाई 25/9/21, तो इनकी तो रिटर्न की डेट अक्टूबर तक जाती है रिटर्न इनकी, वैसे तो 30 सितंबर है, लेकिन पीछे इन्होंने ऑडिट की डेट बढ़ा के, कंपनी की तो ऑडिट होती है 31 अक्टूबर 21 तक ऑडिट जा सकती है, तो अभी तो इन्होंने तो कब करवा दिया, इसका टीडीएस टाइमली जमा करवा दिया इन्होंने 12 लाख रुपए पे, 12 लाख रुपए पे टीडीएस कितना बनता है,
टीडीएस जो भी है, मान लो 1,20,000 बना होगा, डिपोजिटेड ऑन, काटा भी और जमा कब करवा दिया, ऑन 25/9/21 बिफोर ड्यू डेट करवा दिया, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर। इनकी ऑडिट होती है तो अक्टूबर तक जाती है ऑडिट जैसे, तो आईटीआर की डेट से पहले पहले करवा दिया, अच्छा रहा, सही है, अलाउड है, सही है। उसके बाद प्रोफेशनल फी की बात करता है ये, प्रोफेशनल फी 4 लाख रुपए प्रोफेशनल फीस। इंटरेस्ट रह गया क्या, इंटरेस्ट क्या कह रहा है, 1 लाख का टीडीएस 1/4/21 को काटा और 7/4/21 को जमा भी करवा दिया, तो करवा दिया ना रिटर्न से पहले। अच्छा एक मिनट, कब करवाया, साल के अंदर इसने टीडीएस काटा ही नहीं, टीडीएस काटो तो सही, अगले साल जब आके काट रहा है। एक होता है टीडीएस साल में काटा लेकिन जमा रिटर्न तक करवा दे, ये कह रहा है इंटरेस्ट की पेमेंट कितनी है, इंटरेस्ट की पेमेंट जो है वो है 1 लाख रुपए, तो टीडीएस नॉट डिडक्टेड ड्यूरिंग द ईयर, टीडीएस नॉट डिडक्टेड ड्यूरिंग 2020-21 में काटा ही नहीं, अगले साल काटा, तो डिसअलाउड कितना हो जाएगा, डिसअलाउड अमाउंट इन प्रीवियस ईयर 20-21 अगले साल अलाउड हो जाएगा। आपने लेट जमा करवाया और लेट काटा है, तो फिलहाल तो 30,000 पे, अगर आप टीडीएस काट लेते 31 मार्च तक, जमा का कोई चक्कर नहीं, जमा कब तक करवा देते, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, तो ये तो काट ही नहीं रहा साल भर में टीडीएस। 1 अप्रैल का मतलब तो अगला साल शुरू हो गया, 21-22 शुरू हो गया, तो ये डिपॉजिट डिडक्टेड एंड डिपॉजिटेड ऑन 7 अप्रैल 21 तो ठीक है, पर तूने काटा भी तो इस साल नहीं, 20-21 के बाद काटा, तो अलाउड किस साल होगा, अलाउड ₹30,000 इन प्रीवियस ईयर 21-22 में अलाउड हो जाएगा। घबराने की बात नहीं, क्योंकि इस साल बिल्कुल ही नहीं काटा, काट लेते 31 मार्च 2021 तक, जमा से रिटर्न की डेट तक करवा देते, वो नहीं किया इसने, छोड़ो। नेक्स्ट ई, प्रोफेशनल चार्जेस 4 लाख रुपए, लाइबिलिटी एक्सपेंसेस की बुक्स में 31 मार्च के लिखी, लेकिन टीडीएस कब जमा किया, 18/11/21 को जमा किया, तो भैया 18 जो है इसने टीडीएस विद इन ड्यू डेट नहीं किया, ये क्या है, प्रोफेशनल चार्जेस हैं, प्रोफेशनल चार्जेस 4 लाख रुपए के, टीडीएस डिपॉजिटेड ऑन, कब करवाया इसने, बड़ी लेट करवा दिया इसने जमा करवाया 18/11/21, तो यानी कि आफ्टर ड्यू डेट ऑफ आईटीआर। अक्टूबर भी मान के चलूं तो भी निकल गई 31 अक्टूबर, तो डिसअलाउड अमाउंट कितना आ जाएगा, डिसअलाउड अमाउंट आ जाएगा 4 लाख का 30% कितने रुपए, 1,20,000 रुपए, ये डिसअलाउड अमाउंट आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद एफ पॉइंट, नो कंपटीशन फीस, ये प्रोफेशनल फीस में ही आती है, नो कंपटीशन फीस पेड, कितने रुपए पे की ये, नो कंपटीशन फीस 8 लाख रुपए आपने पे की, टीडीएस नॉट डिडक्टेड, टीडीएस नॉट डिडक्टेड, ये ना 194J सेक्शन आएगा जब चैप्टर पढ़ेंगे, ये प्रोफेशनल फीस वाला टेक्निकल फीस उसी हेड के साथ है ये। तो 8 लाख रुपए पे की, टीडीएस नहीं काटा तो डिसअलाउड 10% टीडीएस काटना चाहिए था, डिसअलाउड अमाउंट नहीं काटा, पर आपने 8 लाख का 30% 240 क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। जब अगले साल टीडीएस जमा करवाएंगे तब अलाउ हो जाएगा। किसी डायरेक्टर को या किसी बंदे को कहा कि नो कंपटीशन फीस ले ले, ये प्रोडक्ट तू ना बना, हम बनाएंगे, मान लो 2 लोगों में कंपटीशन है, हमने कहा यार तुम ना बनाओ ये प्रोडक्ट, ये पैसे ले लो, तो नो कंपटीशन फीस है, 30% डिसअलाउड होगा। इस पे भी 10% टीडीएस काटना चाहिए, जैसे सीए को प्रोफेशनल फीस देते हो, टेक्नीशियन को टेक्निकल फीस देते हो, ऐसी वो नो कंपटीशन फीस है, तो वो भी 30% डिसअलाउड हो जाएगा। क्लियर। तो ये थे सारे टीडीएस के पॉइंट, इसमें कोई भी डाउट किसी को, टीडीएस से रिलेटेड कोई भी डाउट, टीडीएस के ये सारे पॉइंट थे। बाकी ये चैप्टर है टीडीएस का, पढ़ के थोड़ा किस पे टीडीएस कटना है नहीं कटना वो ज़्यादा अच्छे से पता लगता है। मैंने तो ब्रीफ बता के अपना इस चैप्टर में जितना करोल था वो करवा दिया, बाकी तो जब आप चैप्टर पढ़ेंगे टीडीएस का तो डिटेल जान लेंगे आप। ठीक है।
नेक्स्ट, आइटम रिसीट्स विच आर कंसीडर इनकम अंडर पीजीबीपी, जिनको पीजीबीपी की इनकम माना जाता है वो क्या है? गिफ्ट आए डॉक्टर को, ये तो फर्स्ट जो डे क्लास थी तब भी पढ़ लिया। डॉक्टर को, एडवोकेट को, सीए को क्लाइंट से फीस के अलावा जो पैसे आए वो प्रोफेशनल इनकम होती है, क्योंकि उनको आते हैं ऐसे गिफ्ट, अच्छा पढ़ाने पे टीचर को, अच्छा ट्रीटमेंट करने पे डॉक्टर को, अच्छा केस लड़ने पे वकील को आते हैं पैसे, ऐसी बिल्कुल गिफ्ट अपने क्लाइंट से, अपने स्टूडेंट से, अपने जो भी सामने वाले कस्टमर है उनसे, तो ये प्रोफेशनल इनकम है, उनकी इनकम में जुड़ेगा। चलो नेक्स्ट, कस्टम ड्यूटी या वैट भरा तो खर्चा वापिस आ गया तो क्या इनकम? नो डाउट। कोई कस्टम ड्यूटी खर्चे में डाला सरकार की किसी स्कीम में, कल को रिफंड आ गया तो कल को वो क्या होगा? इनकम होगा। नेक्स्ट, बेड डेट्स हुआ खर्चा, कल को बेड डेट्स रिकवर्ड हो गया तो वो क्या आएगा? इनकम। ये हाउस प्रॉपर्टी में थर्ड पॉइंट पढ़ा था। स्टाफ क्वार्टर का रेंट, छोटे छोटे स्टाफ क्वार्टर बना लेते हैं आप, उनसे जो रेंट आता है तो वो किस चैप्टर की इनकम होगी? पीजीबीपी में जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी नहीं है वो, क्योंकि वो क्या है? इंसिडेंटल टू योर बिजनेस, फॉर द कन्वीनियंस ऑफ बिजनेस। जैसे बताया था ना उस प्रॉपर्टी में कि भाई डॉक्टर ने कंपाउंडर को किराए पे दिया है, नर्स को दिया है, ताकि क्या है, कंपाउंडर नर्स से क्या आ सके, किराया नहीं बल्कि उनकी हेल्प ली जा सके इमरजेंसी में, तो उनको कहा ऊपर ही ठहर जाओ, तुम थोड़ा बहुत किराया दे दो, तो वो किराया किस चैप्टर की इनकम में आएगा? बिजनेस। हाउस प्रॉपर्टी नहीं है। नेक्स्ट, अगर आप कोई, जैसे मान लो एज अ सीए मैं न्यूज़पेपर में आर्टिकल दे दूं, हाउ टू सेव योर टैक्स, हाउ टू प्रिपेयर योर अकाउंट, ऐसे, तो मेरे को जो पैसे देंगे न्यूज़पेपर वाले उस आर्टिकल के, मेरी कौन सी इनकम है? प्रोफेशनल इनकम, पीजीबीपी। लेकिन मैं कोई शेरो शायरी कर दूं जो मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं, किसी वेरियस जर्नल, तरह तरह की जर्नल मैगजीन में, तो वो अदर सोर्सेज, क्योंकि वो मेरे काम से रिलेटेड नहीं है। हाँ, जावेद अख्तर शेरो शायरी कर दे तो उसके लिए प्रोफेशनल इनकम है, क्योंकि वो उसकी फील्ड है। मैं सीए जर्नल में दिख दूं, सीए जर्नल आती है स्टूडेंट के पास, सीए के पास, उसमें सीए अपने आर्टिकल देते हैं, तो मैंने एक आर्टिकल दे दिया जीएसटी पे, तो मेरे लिए वो प्रोफेशनल इनकम होगा। क्लियर? क्रिकेट सम्राट में मैंने कुछ दे दिया, पता नहीं उन्होंने ले भी कैसे लिया, लेंगे नहीं, वो उसका लेते हैं जो क्रिकेट का प्लेयर रहा हो या ऐसा। चलो फिर भी आ गया कैसे, तो उस केस में मेरी जो इनकम है वो बिजनेस प्रोफेशन की नहीं बल्कि अदर सोर्सेज की होगी। मुझे मेरे रिलेटिव ने, मेरे किसी रिश्तेदार कज़न ने गिफ्ट दिया तो वो अदर सोर्सेज में जाएगा, वो मेरा स्टूडेंट नहीं, मेरा क्लाइंट नहीं। मेरे को गिफ्ट देने वाला पर्सनल गिफ्ट दे रहा है तो वो अदर सोर्सेज में नहीं पड़ना, मेरा तो स्टूडेंट या क्लाइंट देगा मुझे, तो वो मेरी बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है। कई बार कोई मुझे पर्चियाँ पकड़ा गया, कहता सुमित यार पर्चियाँ कटवा दे, मैंने कहा यार क्या काम लगा दिया यार तुमने, अब सीए हो के मैं लोगों को ये कहूँगा भैया दान की पर्ची कटवा, क्या भैया दान भी तो जरूरी है देश में। तो मैंने कहा चलो भाई क्या इलाज है, मेरे पास स्टूडेंट आ रहे हैं, क्लाइंट आ रहे हैं, मैंने उनको भी कहा भैया कोई दान देना चाहे तो ये स्लिप कटवा सकता है। तो वो जो दान इकट्ठा हो रहा है वो मेरा थोड़ी है, धर्मादा या चैरिटी इकट्ठा किया है किसी और के लिए, गौशाला मंदिर के लिए, तो वो ना मेरी इनकम है ना मेरा खर्चा है, जो आया वो गौशाला को जाना है। तो वो कई बार आपने दुकानों पे डिब्बे लगे देखे होंगे गौशाला वाले, उसमें लोग डाल आते हैं तो उस पर लॉक लगा होता है, वो गौशाला वाले निकाल के ले जाते हैं। तो दुकानदार की ना वो इनकम है ना खर्चा, वो तो हेल्प कर रहा है गौशाला की पैसे इकट्ठे करने में, तो वो उसकी ना इनकम है ना खर्चा है। नीचे दो वो मेल के साइन की तरह दो पॉइंट बने हुए हैं, एक तो क्या ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट पे लिखो, जानबूझ के क्या हुआ हमें कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक हैज बीन ओवर वैल्यूड बाय 10% या अंडर वैल्यूड कह दो, अंडर वैल्यूड 10%, 90,000। क्लोजिंग स्टॉक कम लिखा है, लेट ओरिजिनल कॉस्ट उसकी 100, वैल्यूड एट किस पे है, वैल्यूड एट कम पे होगा क्योंकि उस पे कह रहा है 10% अंडर वैल्यूड है मान लो, तो वैल्यू कितनी है उसकी 90, तो आप इसकी कॉस्ट निकाल लो ना, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितनी आ जाएगी 100/90, जो वैल्यू 90 लगी उसकी कॉस्ट 100 है, 90,000 लगी तो उसकी कॉस्ट कितनी है 1 लाख रुपए है।
1 लाख वाले की वैल्यू 90,000 लगाई गई है। तो इससे आपके नेट प्रॉफिट में 10,000 रुपये जोड़ देना, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की सही वैल्यू 1 लाख थी, आपने जानबूझ के 90, वैल्यू गिरी नहीं, ऐसा हिंट नहीं कि जेन्युइन रेट है वो गिरा है ना, जानबूझ के अंडर ओवर वैल्यू करता है। कम लगाने से क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया और कम होने से प्रॉफिट कम है, जोड़ो प्रॉफिट में वापस। ओवर होता, कम करता क्लोजिंग स्टॉक तो प्रॉफिट डाउन होते। उल्टा भी हो सकता है, देखना, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड बाय 15%, ओवर वैल्यूड है 1,15,000 का, तो लेट ओरिजिनल कॉस्ट कितनी 100, ओवर वैल्यूड अमाउंट कितना है, ओवर वैल्यूड एट 115। तो आप ओरिजिनल कॉस्ट निकाल लो कि जिसकी वैल्यू 115 उसकी कॉस्ट 100, 1,15,000 है तो कितना आ जाएगा वो 1 लाख, उसकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी 1 लाख। आपने लिखा कितने पे, 1,15 पे लिखा, लाख रुपए वैल्यू वाला। तो इससे ओपनिंग स्टॉक को सही करोगे, ओपनिंग स्टॉक को 1,15 से घटा के 1 लाख के रहोगे तो आपके नेट प्रॉफिट में क्या होगा 15,000 रुपये ऐड, क्योंकि आपने जानबूझ के ओपनिंग स्टॉक क्या लिखा होगा ज़्यादा, उसे ठीक करोगे, कम करोगे ओपनिंग स्टॉक को तो प्रॉफिट बढ़ेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक खर्चे की तरफ आता है ट्रेडिंग अकाउंट में लेफ्ट साइड, तो या फिर वर्टिकल बनाओ P&L तो भी ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट में जुड़ता है। तो ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा लिखने से प्रॉफिट क्या आगे होंगे, कम, ठीक करो। और या क्लोजिंग स्टॉक कम लिखने से प्रॉफिट क्या आगे, कम, ठीक करो, बढ़ाओ। तो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन सही होनी चाहिए, कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है प्रॉफिट या इनकम HUF AOP से आई, तो क्योंकि उस पे HUF AOP टैक्स दे चुका होगा, अब दोबारा आपको टैक्स नहीं देना। वो कह रहा है HUF से प्रॉफिट आए या फर्म से, इनकम या प्रॉफिट आए, इनकम या प्रॉफिट रिसीव, कह रहा है नॉट टैक्सेबल, क्योंकि एज इट इज ऑलरेडी टैक्सेबल, एज इट इज ऑलरेडी टैक्सेबल, ये पहले से ही टैक्सेबल हो चुके हैं, अब इस पे कोई टैक्स नहीं देना। सही है। तो ये था अपना डिटेल इसमें। नेक्स्ट सेक्शन पे चलो। 40A7 कहता है प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी नहीं बनाना, ग्रेचुटी पेड कर दो जितनी अलाउड है, प्रोविजन बना के रखना नॉट अलाउड। सेक्शन 40A7 कहता है प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी नॉट अलाउड, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी नॉट अलाउड, ग्रेचुटी का प्रोविजन अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड। ग्रेचुटी पेड अलाउड होती है, जितनी पे कर दो उतनी, फिर हम ग्रेचुटी का प्रोविजन बना रहे हैं ना, या फिर ये अलाउड है कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड, ग्रेचुटी फंड वो अलाउड है, वो अलाउड है। अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड में पेमेंट अलाउड है या ग्रेचुटी पेड अलाउड है, पर प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी अलाउड नहीं, याद रखना। ग्रेचुटी के प्रोविजन का मतलब भाई ग्रेचुटी पे नहीं कर रहे, आप कह रहे हो करेंगे, प्रोविजन बना लेना। भारत सरकार के रूल के अकॉर्डिंग ग्रेचुटी का प्रोविजन ना बना के ग्रेचुटी फंड में डालो, सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B। ये जो अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड में डालना है, RPF में डालना है ना, तो इस पे एम्प्लॉयर जो डालता है पैसे उस पे 43B सेक्शन लगता है, रिटर्न की डेट तक पे कर दोगे तो अलाउड, वरना अलाउड नहीं। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी नहीं, यहां दोबारा आ जाएगा ये ग्रेचुटी फंड वाला, ये वाला सेक्शन 43B। मैं बहुत टाइम पहले से बता रहा हूं, जब अपन ने PGBP का चैप्टर शुरू किया था तभी से अपा ये सेक्शन की डिस्कशन कर रहे थे कि कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं, सर्टेन एक्सपेंसेस विल बी अलाउड इफ पेड अप टू फाइलिंग ऑफ रिटर्न, फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, यानी 31 जुलाई विदाउट ऑडिट, ऑडिट के केस में अक्टूबर 31, जो भी रिटर्न की डेट है उस तक जमा करवाओ। अगर साल में नहीं जमा करवाए तो भी, मान लो कुछ खर्चे आउटस्टैंडिंग हैं,
आप कह रहे हो जी मैं तो मर्केंटाइल बेसिस पे बुक्स बना रहा हूं तो हम पे कर देंगे, इनकम टैक्स कहता है वो तो ठीक, लेकिन रिटर्न की डेट तक तो करवा दे भाई। अगर मान लो प्रीवियस ईयर 20-21 है और बंदे की ऑडिट नहीं होती, नो ऑडिट केस है, नो ऑडिट केस, तो उसकी आईटीआर फाइलिंग की जो ड्यू डेट है वो डेट बनेगी 31 जुलाई 21 नॉर्मली। तो भैया अगर तेरा कोई एम्प्लॉइज का बोनस कमीशन है या उनका लीव सैलरी का पैसा है तो मस्ट बी पेड अप टू 31 जुलाई 2021। वो कह रहा है जी ये 7 लाख है, पर मैंने तो कब किया, एक्चुअली पेड ऑन 30 अक्टूबर 21 में करवाया। तो प्रीवियस ईयर 20-21 में ये सेक्शन 43 क्या कहेगा, डिस अलाउड कर देगा, प्रॉफिट में वापस एडेड बैक टू नेट प्रॉफिट में वापस जोड़ देगा। बट अलाउड पे कर दिया ना, अलाउड इन प्रीवियस ईयर 21-22 में अलाउ कर देगा। 43 भी कहता है रिटर्न की डेट तक पे कर दिया, दिखाओ सबूत। रिटर्न की डेट ऑडिट के केस में तो 31 अक्टूबर की, विदाउट ऑडिट में 31 जुलाई की, तब तक करवा दो तो अलाउड। साल बीत गया 20-21 नहीं पे किए, अब पे कर दे भाई, अब भी नहीं पे किए, रिटर्न की डेट निकल गई तो वापस जोड़ो प्रॉफिट में। 20-21 में तो डिसअलाउड, प्रॉफिट में जोड़ दो। लेकिन लेट जमा करवाया तो जिस साल जमा करवाया अगले साल 21-22 में जमा कराया तो तब अलाउ कर लेना, तब काट लेना। तो ये बड़ा सख्त रूल है, इसलिए बनाया ताकि लोग ये वाली पेमेंट टाइम पे जमा करवा दें, कम से कम साल के अंदर नहीं करवाई तो रिटर्न की डेट तक तो करवा दें। ये रूल किन किन चीज़ों पे लगता है, कोई भी जीएसटी है, एक्साइज ड्यूटी है, कोई वैट है, सरकार का कोई इनडायरेक्ट टैक्स है, एटसेट्रा, कस्टम ड्यूटी है भैया, रिटर्न की डेट तक। अब वैट और एक्साइज तो शराब पे लग रही है, पेट्रोल डीजल पे लग रही है, बाकी चीज़ों पे तो जीएसटी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी। रिटर्न की डेट तक जमा करवा दो तब अलाउड होगा, वरना अलाउड नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर अलाउ होगा वरना। एम्प्लॉइज का बी, एम्प्लॉइज का बोनस कमीशन या लीव सैलरी का पैसा, बोनस कमीशन या लीव एनकैशमेंट, वो पैसा अगर साल में नहीं पे किया तो रिटर्न की डेट तक पे कर दो, वरना डिसअलाउड। ठीक, ये कह रहा है। इंटरेस्ट ऑन लोन टू बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे आपने एलआईसी से लोन ले लिया, फूड कॉरपोरेशन से ले लिया, एटसेट्रा, तो इनसे किसी से लिया है लोन या किसी बैंक से या स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन से, रिटर्न की डेट तक दे देना, वरना क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। लेकिन फ्रेंड्स का लोन फ्रॉम रिलेटिव, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम फ्रेंड और रिलेटिव, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, वो क्या है, आउटस्टैंडिंग बेसिस पे अलाउड है, कोई चक्कर नहीं पे किया रिटर्न की डेट तक तब भी अलाउड, आउटस्टैंडिंग। 43 भी नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि ये इंटरेस्ट किसकी बात करता है, 43 भी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के इंटरेस्ट की बात करता है। रिटर्न की डेट तक पे कर दिया तो अलाउड, नहीं पे किया तो क्या, अलाउड नहीं, जब पे करोगे अगले साल अलाउड हो जाएगा। इंटरेस्ट ये मैंने कर ही दिया, सी और डी, इंटरेस्ट हो बैंक का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन जैसे हरियाणा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है, कोई शेड्यूल्ड बैंक है, शेड्यूल्ड बैंक, मैंने तो अपने आसपास कोई नॉन शेड्यूल्ड बैंक ही नहीं सुना, ये एचडीएफसी, आईसीआई सब शेड्यूल्ड बैंक हैं। मैं नेशनलाइज नॉन नेशनलाइज नहीं कर रहा, मैं शेड्यूल जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में जिनका नाम है, तो ये सारे शेड्यूल्ड हैं, कोटक महिंद्रा, ये एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, पीएनबी, एसबीआई सब शेड्यूल्ड है। कुछ फॉरेन के बैंक शेड्यूल्ड नहीं, बाकी सब बैंक शेड्यूल्ड हैं, बाकी सब बैंक शेड्यूल्ड है। तो शेड्यूल्ड बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, एलआईसी, एफसीआई, रिटर्न की डेट तक जमा करवा दो। और कह रहा है कोई प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल बैंक हो, गांवों में बैंक नहीं होते ग्रामीण बैंक, उससे लिया हो लोन, ठीक है, या किसी शेड्यूल्ड बैंक से लिया हो, तो वो कह रहा है इंटरेस्ट पेबल टू लोन टू शेड्यूल्ड बैंक और कोऑपरेटिव बैंक, थोड़ा प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी छोड़ दो,
शेड्यूल्ड बैंक हो या और कोऑपरेटिव बैंक हो, इंटरेस्ट मस्ट बी पेड, इंटरेस्ट मस्ट बी पेड अप टू ड्यू डेट ऑफ आईटीआर। आईटीआर की ड्यू डेट तक पे फॉरवर्ड कर दो। एक्सेप्शन, इंटरेस्ट पेबल टू ग्रामीण बैंक, ग्रामीण बैंक है या कोई इस तरह के बैंक है, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी वगैरह हैं, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, इनके ऊपर 43 भी नहीं लगता, इन 43 भी नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, यानी इनका आउटस्टैंडिंग है तो हमें कोई तकलीफ नहीं। सभी शेड्यूल्ड बैंक का आउटस्टैंडिंग है, चाहे एचडीएफसी आईसीआई का, तो भी इनकम टैक्स डिसलाउ कर देगा, कोऑपरेटिव बैंक का डिसलाउड कर देगा। लेकिन प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक है या फिर कोई प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है, उनका डिसलाउड नहीं करेगा। भारत सरकार की रेलवे को पेमेंट कर रहे हो आप, रेलवे पेमेंट टू रेलवे आउटस्टैंडिंग है तो कब तक दे दो भाई, आपका माल ले गए हैं, उसका किराया वगैरह है तो रिटर्न की डेट तक दे दो, वरना डिसलाउड। और इधर आ गया एम्प्लॉयर का, ये एम्प्लॉयर का है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड या अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड में रिटर्न की डेट तक दे दोगे तो अलाउड। वैसे जो एम्प्लॉय का कट होता है तो वो तो 36(1) में था, वो रिटर्न की डेट नहीं, हर महीने जो एम्प्लॉय का कट करते हो तो अगले महीने की 15 तारीख दो, नहीं तो डिसलाउड। लेकिन जो एम्प्लॉयर अपनी जेब से डालता है उस पर कोई चक्कर नहीं, हर महीने ना भी जमा करवाए, रिटर्न की ड्यू डेट तक सारे साल का इकट्ठा करके, मान लो 20-21 में नहीं जमा करवाया अपने हिस्से का जो मालिक डालता है तो कोई बात नहीं, इकट्ठा डाल दो रिटर्न की ड्यू डेट से पहले, तब अलाउ हो जाएगा। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड या अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड, वो रिटर्न की डेट से पहले पहले डाल दो तो अलाउ हो जाएगा, वरना अलाउ नहीं होगा। क्लियर? तो ये सेक्शन था 43B, कह रहा है जीएसटी, एक्साइज, वैट, कस्टम ड्यूटी, एम्प्लॉइज का बोनस, कमीशन, लीव, सैलरी, इंटरेस्ट है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, एलआईसी, एफसीआई वगैरह का, ठीक है, या इंटरेस्ट है किसी शेड्यूल्ड बैंक या कोऑपरेटिव बैंक का, नहीं लगता 43B, रिश्तेदार और दोस्तों के लोन के इंटरेस्ट पे नहीं दिया तो भी अलाउड, रिटर्न की डेट तक आउटस्टैंडिंग है तो भी अलाउड। या फिर कोई प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी है जिसका काम ही लोन देना है, या फिर कोई प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक है स्पेशल, उनका इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, ना भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, 43 भी परेशान नहीं करेगा। पर किसी भी बैंक जो शेड्यूल्ड बैंक है उनका देना पड़ेगा रिटर्न की डेट तक। रेलवे का किराया विराया देना है तो रिटर्न की डेट तक देना पड़ेगा। एम्प्लॉयर अपनी पॉकेट से जो डालता है आरपीएफ में या ग्रेचुटी फंड अप्रूव्ड में, रिटर्न की डेट तक जमा करवा दो तो अलाउड होगा, वरना अलाउड नहीं होगा। लेट हो गए रिटर्न की ड्यू डेट से बाद जमा करवा रहे हो तो जिस साल जमा करवा रहे हो उस साल अलाउड होगा, चिंता मत करो। लेट जमा करवाओगे लेट अलाउ हो जाएगा, अगले साल अलाउड हो जाएगा। 2 साल बाद जमा कराओगे 2 साल बाद खर्चा डाल लेना, कोई दिक्कत नहीं, तब अलाउड हो जाएगा। तो नीचे फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है जब लेट जमा करवाओगे उस साल अलाउड हो जाएगा। जीएसटी कहता है हाउवर ड्यू डेट एक्ट की, इस मान लो कोई स्टूडेंट कहता है कि सर जीएसटी की ड्यू डेट पड़ी है, एक्साइज ड्यूटी की, वो नहीं देखनी मुझे, तो ड्यू डेट किसकी देखनी है, इनकम टैक्स एक्ट की। रिटर्न भरने की डेट तक जमा करवाओ, 31 जुलाई या फिर 31 अक्टूबर ऑडिट केस में, वहां तक। कभी कभी तो खैर ये डेटें बढ़ भी जाती हैं, तो जो बढ़ी हुई डेट वहां तक जमा करा दो तो अलाउ। मुझे जीएसटी, एक्साइज, कस्टम की ड्यू डेट नहीं देखनी। प्रूफ होना चाहिए ऑफिसर का, ला दिखा तूने ये ब्याज जमा करवाया किसी बैंक का, एम्प्लॉय का बोनस, ला सबूत जमा दे दिया। आप जब सबूत मांगा तो आपने कहा सॉरी दूंगा सर, आउटस्टैंडिंग है, तो ऑफिसर कहता है डिसलाउड, वापस जोड़ प्रॉफिट पे, उस पे टैक्स दे, जब पे करेगा तब अलाउ कर देंगे। ओके, एक केस आया फोर्थ, पास्ट में कोई वैट या जीएसटी आउटस्टैंडिंग था, बंदे का आउटस्टैंडिंग था जीएसटी, डिस्प्यूट चल रहा था, बंदे को आउटस्टैंडिंग वैट या जीएसटी एक्साइज को उन्होंने किस में कन्वर्ट कर दिया, लोन में, कन्वर्टेड टू लोन। उन्होंने कहा ये बंदा भर तो नहीं पाएगा, चल थोड़ी थोड़ी किश्तों में भर दे, लोन बना देते हैं। अब जीएसटी वैट खत्म, अब क्या बन गया तेरे ऊपर हमारा लोन। तो एक तरह से जीएसटी वैट की पेमेंट है ये, हाँ
ये जीएसटी वैट की पेमेंट है, इस पे कोर्ट की जजमेंट भी है कि आउटस्टैंडिंग वैट जीएसटी था, बंदा भर नहीं पा रहा था, डिपार्टमेंट ने उससे बैठ के अग्रीमेंट किया कि तेरे पे हमारा लोन मान ले और ये लोन में कन्वर्ट कर देते हैं आउटस्टैंडिंग वैट जीएसटी, तो लोन भर दे किश्तों में। तो अब लोन भरना है, वैट जीएसटी नहीं। एक तरह से वैट जीएसटी क्या हो गया है, पे हो गया है। पर ये रूल बैंकों के ब्याज पे नहीं लगता। बैंक वाले आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को किस में जोड़ लेते हैं, लोन में। 10 लाख का लोन है, साल का 1 लाख इंटरेस्ट लगा, नहीं भरा तो अगली बार लोन 11 लाख हो जाएगा। तो ये लोन की पेमेंट नहीं है, इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं है। तो बैंकों के ब्याज में अगर वो इंटरेस्ट को लोन में जोड़ लेते हैं और लोन बढ़ता रहता है तो उसे पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ना माना जाए। लेकिन एक स्पेशल केस में कहा वैट जीएसटी एक्साइज कस्टम बंदे को लायबिलिटी फ्री कर दिया और उसको लोन मान लिया, तो वो लोन बनना ही समझो जीएसटी वैट की पेमेंट है, ये बात कह रहा है। क्लियर, बैंकों पे नहीं लगता। तो ये 36(1) में है कि भाई इसके ऊपर AIML लिमिटेड का केस है। जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है ना, उसमें पंगा है। एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है ना, उस पे 36(1) कहता है भैया उसको रिटर्न की डेट तक ना देखो, उसे तो हर महीने के बाद अगले महीने की 15 तारीख तक जमा करवाओ वरना डिसअलाउड। तो इनकम टैक्स कहता है अपने एक्ट PF एक्ट की डेट तक जमा करवाओ, जबकि एम्प्लॉयर वाला कंट्रीब्यूशन रिटर्न की डेट तक। तो AIML लिमिटेड के केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इनकम टैक्स को क्या तकलीफ है अगर एम्प्लॉय का काटा हुआ भी रिटर्न की डेट तक जमा करवा दे, ब्याज लगेगा एम्प्लॉयर पे लगेगा लेट जमा करवाने का, तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम्हारे को तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी अलाउ करना है ना रिटर्न की डेट तक। तो जो एम्प्लॉय का कट किया वो भी इस रिटर्न की डेट तक करवा दे तो क्या दिक्कत है, उसमें AIML लिमिटेड ने कहा। पर हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया, या तो एक्ट में क्लियर आ जाए वर्डिंग या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाए। तब तक क्या है, लोग दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला लगा के डिडक्शन ले लेते हैं कि अगर रिटर्न की डेट तक करवा दिया, एम्प्लॉयर ने जो एम्प्लॉय का काटा कंट्रीब्यूशन उसको रिटर्न की डेट तक जमा करवा के अलाउ कर रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग इसे अलाउ नहीं करते, वो कहते जी एक्ट की मर्जी तो यही है कि इसको हर महीने के बाद PF एक्ट की डेट है 15 तारीख, अप्रैल में काटा 15 मई में जमा करो, मई में काटा 15 जून, ऐसे करवाओ वरना डिसअलाउड। तो ये बता रहा है नीचे, AIML लिमिटेड का केस भी बता दिया, कहता है इस मैटर को जो डिबेटेबल इश्यू है तब रिजोल्व होगा या तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ जाए या फिर इनकम टैक्स एक्ट में क्लियर इस पे कोई नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक, तो अपा ने तो इसे डिसअलाउ कर दिया है अगर 15 तारीख तक नहीं जमा करवाया तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन। नॉर्मली 36(1) को फॉलो किया है, सही है। तो 31 क्वेश्चन आप होमवर्क में पढ़ेंगे। राघव इंडस्ट्री लिमिटेड ने रिसर्च के लिए 240 दिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, तो 240 का 240 अलाउड। बिल्डिंग खरीदी रिसर्च के लिए जिसमें 5 लाख की लैंड है, लैंड को तो कुछ नहीं करना, 7 लाख की बिल्डिंग खरीदी रिसर्च के लिए, लैंड को अलग कर लो, 7 का 7 लाख 100% अलाउड है। अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च के लिए किसी IIT को पेमेंट दी 50,000, तो कितना अलाउड है, 100% ही अलाउड है, 100% 50,000 अलाउ हो जाएगा। डी मर्जर के खर्चे 35DD में था ना, डी मर्जर और अमलगामेशन के खर्चे 1/5 इन 5 ईयर, तो 50,000 का 1/5 5 लाख का 1 लाख अलाउड होंगे। नोटिफाइड पेंशन स्कीम में एम्प्लॉयर ने डाले, एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है, अमाउंट अबव 10% 7 लाख है, यानी कि 23 लाख रुपए लिमिट के अंदर है, 30 लाख का 7 लाख डिसअलाउड हो जाएगा। 80CCD में 10% बेसिक और DA का डाल सकते हैं 10%। अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय टू PF कंट्रीब्यूशन 12 लाख, जिसमें अप टू द एंड ऑफ द ईयर 7 लाख जमा करवा दिए, बैलेंस रिटर्न की डेट तक जमा करवाए, तो ये गलत है। ये कह रहा है जी अलाउड कितने होंगे, 7, जो जमा नहीं करवाए 5 लाख वो क्या हो जाएंगे, डिसअलाउड, क्योंकि हमने एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे सेक्शन 36(1) लगाया है। 36(1) ये बात क्लियर कहता है, उसका आगे क्लोज पढ़ना है तो 36(1)(5)(a) वो क्लोज कहता है कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन हर महीने अगले महीने की 15 तारीख तक करवा दो, तो 7 करवाया वो अलाउड, 5 करवाए नहीं रिटर्न की डेट तक करवा रहा है तो नॉट अलाउड, डिसअलाउड कर दो 5, 7 अलाउड।
AIML लिमिटेड के केस को मानने तो बार ही अलाउ कर देगा, वो कहता है जी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पे भी 43B वाला रूल लगा लो, पर बेस्ट है डिसअलाउ कर दो। नेक्स्ट, नॉन मोनेटरी परक्विजिट पे टैक्स भरा मालिक ने, डिसअलाउड है, ये पड़ा था 4.5 लाख, कुछ भी अलाउड नहीं होगा। गेन ड्यू टू चेंज इन रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ फॉरेन करेंसी 1 लाख रिलेटिंग टू इंपोर्ट ऑफ मशीनरी, मशीनरी 2 साल पहले खरीदी, ऐसा है मशीन पहले खरीदी, उधार डॉलर वॉलर महंगा सस्ता होने का फायदा नुकसान मशीन में ही एड लेस होगा, P&L में नहीं जाएगा। क्वेश्चन भी थे डेप्रिसिएशन के चैप्टर में, इट मस्ट बी एडेड और डिडक्टेड आउट ऑफ मशीनरी, इसको मशीन में एड लेस करना है, इसका अलग से कोई ट्रीटमेंट होने वाला नहीं है, तो इसको माइंड में रखो। तो आज सिर्फ इतना ही, ये पढ़ के आओ, ठीक है, ये सेक्शन पढ़ के आओ इनकम टैक्स के।